नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम फ्रांस के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांस का वर्तमान संविधान 1958 के अंतर्गत लागू हुआ। इसके लागू होने की तिथि 4 अक्टूबर 1958 है। इस संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस के इस संविधान के माध्यम से 1958 के अंतर्गत 5वें गणतंत्र की स्थापना हुई। इसलिए 1958 के फ्रांस के संविधान को पंचम गणतंत्र का संविधान भी कहा जाता है। इसके अलावा इस संविधान को डी गॉल संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1958 के अंतर्गत फ्रांस के सैन्य जनरल डी गॉल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और डी गॉल के नेतृत्व में उसकी मंत्रिमंडल और एक समिति ने, एक परामर्शदात्री संस्था ने इस संविधान का निर्माण किया और यह संविधान विशेषतः डी गॉल की विचारधारा के ऊपर ही आधारित था। इसलिए फ्रांस के 1958 के संविधान को डी गॉल संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु, ए चाइल्ड ऑफ क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 1958 का संविधान राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने के लिए बनाया गया था और इस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। इसलिए फ्रांस के संविधान को राजनीतिक अस्थिरता एवं प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए 1958 के अंतर्गत दोबारा निर्मित किया गया था। इसलिए फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। फ्रांस के संविधान की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। फ्रांस के अंतर्गत वर्तमान संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 89 धाराएं और 16 अध्याय और एक प्रस्तावना है। इस संविधान का निर्माण जनरल डी गॉल के मंत्रिमंडल के सदस्य एवं एक मनोनीत परामर्शदात्री संस्था, इस मनोनीत परामर्शदात्री संस्था के अंतर्गत 39 सदस्य थे। इनके द्वारा 1958 के अंतर्गत फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया। इस तरीके से अगर हम फ्रांस के संविधान को देखें तो फ्रांस का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। अगली विशेषता है गणतंत्र पर आधारित संविधान। फ्रांस का संविधान गणतंत्र पर आधारित संविधान है। गणतंत्र का अभिप्राय होता है, व्यापक रूप से अगर हम देखें तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथों के अंतर्गत निहित रहती है। इसके अलावा दूसरा जो गणतंत्र का अभिप्राय है वह यह है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत भी राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन फ्रांस के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वर्तमान के अंतर्गत जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन फ्रांस के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जो चुनाव की पद्धति है वह है द्वितीय मतपत्र योजना, सेकंड बैलेट पेपर। सेकंड बैलेट पेपर के माध्यम से, सेकंड बैलेट सिस्टम के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। सेकंड बैलेट सिस्टम के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है कि जो निर्वाचित होने वाला उम्मीदवार है उसको कुल वोटों का बहुमत हासिल करना अनिवार्य होता है। जिस उम्मीदवार को कुल वोटों का बहुमत यानी 50% से अधिक प्राप्त हो जाता है उस उम्मीदवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, विजय घोषित कर दिया जाता है।
लेकिन अगर पहली जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फ्रांस के अंतर्गत दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है। दोबारा निर्वाचन के समय प्रथम मतदान के अंतर्गत सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों हेतु दोबारा चुनाव कराया जाता है और दोबारा इन 2 उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत सेकंड बैलेट सिस्टम, सेकंड बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर 2 बार भी मतदान करवाया जा सकता है। यानी प्रथम मतदान के अंतर्गत अगर किसी उम्मीदवार को कुल वोटों का स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर पहले मतदान के समय किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस परिस्थिति के अंतर्गत प्रथम मतदान के अंतर्गत जिन 2 उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा मत हासिल हुए उन 2 उम्मीदवारों के मध्य वापिस दोबारा चुनाव करवाया जाता है और दोबारा जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है उस उम्मीदवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कार्यकाल है। वर्तमान संविधान देखे 1958 का संविधान देखे फ्रांस का, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को इस संविधान के अंतर्गत कुछ ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है और फ्रांस के राष्ट्रपति को फ्रांस के संविधान के अंतर्गत सविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। किसी विधेयक को सविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करके फ्रांस का राष्ट्रपति जनमत संग्रह के लिए भी रख सकता है। इस प्रकार हम अगर फ्रांस के संविधान को देखें तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को सविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस देश के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत सविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। अगली विशेषता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, क्वेसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस के अंतर्गत अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है यहाँ पर संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। यानी फ्रांस की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व इन दोनों का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। इन दोनों के मध्य उचित सामंजस्य फ्रांस के शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन यानी राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता को इंगित करता है। अगर राष्ट्रीय सभा फ्रांस की संसद का निम्न सदन है, अगर राष्ट्रीय सभा फ्रांस के मंत्रिमंडल के खिलाफ अगर निंदा प्रस्ताव पारित कर दे तो फ्रांस के मंत्रिमंडल को अपना त्याग पत्र देना होता है। फ्रांस के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य यानी मंत्रियों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति रखता है। फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है
वह करता है। लेकिन फ्रांस के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं वह वहां की व्यवस्थापिका यानी संसद के सदस्य नहीं होते और संसद के अंतर्गत मतदान का अधिकार भी नहीं रखते। लेकिन ये मंत्री फ्रांस की संसद की कार्यवाही के अंतर्गत भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत मतदान नहीं कर सकते और ये मंत्री संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं। अगर कोई संसद का सदस्य फ्रांस के अंतर्गत मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फ्रांस की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती है। और फ्रांस का अगर हम शासन व्यवस्था को देखें, फ्रांस की संविधान को देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देने के कारण फाइनर ने फ्रांस की शासन व्यवस्था को हाइपर प्रेसिडेंशियल रिजीम यानी उच्च अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी पुकारा है। तो फ्रांस की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अगली विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस की शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण देखने को मिलता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है कि संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। संविधान के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई है। हालांकि फ्रांस के अंतर्गत भी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इकाइयों की स्थापना की गई है, लेकिन इन इकाइयों को संविधान के माध्यम से शक्तियां प्राप्त नहीं होती। इन इकाइयों को केंद्र सरकार के माध्यम से शक्तियां प्राप्त होती है। तो ये जो इकाइयां हैं वे अपनी शक्तियों के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती है। इनको फ्रांस के संविधान से शक्तियां हासिल नहीं होती। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है वो देखने को मिलता है। फ्रांस के संविधान की अगली विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी यहाँ पर व्यवस्थापिका के दो सदन देखने को मिलते हैं। फ्रांस की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की संसद का प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय सभा का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। फ्रांस के अंतर्गत एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र से एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ जो चुनाव की पद्धति है राष्ट्रीय सभा के लिए वो है द्वितीय मतपत्र योजना, सेकंड बैलेट सिस्टम या सेकंड बैलेट पेपर। इसके अंतर्गत सेकंड बैलेट पेपर के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर 2 बार मतदान भी करवाया जा सकता है। अगर प्रथम मतदान के समय किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रथम मतदान के अंतर्गत किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहां उस दशा के अंतर्गत दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है और उस दोबारा निर्वाचन के अंतर्गत जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय सभा के चुनाव के अंतर्गत प्रथम मतदान के समय स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर उस स्पष्ट बहुमत के अंतर्गत कोई उम्मीदवार अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वहां दोबारा निर्वाचन करवाया जाता है और दोबारा निर्वाचन के समय स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता नहीं रहती बल्कि बहुल मत की आवश्यकता रहती है। दोबारा निर्वाचन के समय जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हो जाता है उस उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है।
वह उम्मीदवार राष्ट्रीय सभा के लिए निर्वाचित माना जाता है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान के अंतर्गत 577 है। फ्रांस की संसद का द्वितीय सदन है सीनेट। सीनेट की सदस्य संख्या वर्तमान में 230 है। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सीनेट का कार्यकाल सीनेट एक स्थायी सदन है। सीनेट को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद आधे सदस्य है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 50% सदस्य है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से फ्रांस के अंतर्गत व्यवस्थापिका के 2 सदन राष्ट्रीय सभा और सीनेट के रूप में मौजूद है। फ्रांस का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 89 के अंतर्गत है। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत 2 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहला तरीका है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक संसद के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है, और संसद के दोनों सदन संविधान संशोधन विधेयक को 3/5 बहुमत द्वारा अगर पारित कर दे तो उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित समझा जाता है। दूसरा तरीका है प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संविधान संशोधन विधेयक संसद के अंतर्गत प्रस्तावित कर सकता है, और संसद के दोनों सदन बहुमत से इसे पारित कर दे तो इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है, और जनमत संग्रह के अंतर्गत जब जनता का बहुमत हासिल हो जाता है तो संविधान के अंतर्गत संशोधन समझ लिया जाता है, और ऐसा संविधान संशोधन फ्रांस के संविधान का अंग बन जाता है। तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए फ्रांस का जो संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता है फ्रांस के संविधान की राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। फ्रांस का संविधान एक ऐसा संविधान है जहां संविधान के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। फ्रांस के संविधान की धारा 4 के अनुसार मताधिकार की अभिव्यक्ति का जो मुख्य साधन है वह राजनीतिक दल होगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि फ्रांस के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया के ज्यादातर देशों के अंतर्गत, अधिकांश देशों के अंतर्गत राजनीतिक जो दल है वो संविधान से पृथक है, संविधानेतर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि फ्रांस के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फ्रांस के संविधान की जो अगली विशेषता है वह है संवैधानिक परिषद। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की व्यवस्था की गई है। इस संवैधानिक परिषद के अंतर्गत 9 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद हट जाते हैं, और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, 3 सदस्य राष्ट्रीय सभा के सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, 3 सदस्य सीनेट के सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं। इस संवैधानिक परिषद का जो प्रमुख काम है वह है कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। यानी फ्रांस के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? वो संवैधानिक परिषद को दी गई है। फ्रांस के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सामान्य न्यायालयों के पास में न होकर के वहां विशेष रूप से गठित संवैधानिक परिषद के
पास में है। यह फ्रांस के संविधान की अपने आप में एक अनोखी विशेषता है। इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर संवैधानिक परिषद को फ्रांस की संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है। प्रशासनिक कानून एवं प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था। फ्रांस के संविधान की शासन व्यवस्था की यह भी अपने आप में एक अनोखी विशेषता है कि यहाँ पर सामान्य न्यायालयों के अलावा प्रशासनिक न्यायालयों की अलग से व्यवस्था की गई है। यानी फ्रांस में दो तरह के न्यायालय है, एक सामान्य न्यायालय और दूसरा प्रशासनिक न्यायालय। सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत नागरिकों के साथ में जो विवाद होता है उनका निर्णय, उनका निपटारा सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत किया जाता है, जबकि प्रशासनिक न्यायालयों के अंतर्गत नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के मध्य जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निपटारा फ्रांस के अंतर्गत अलग से प्रशासनिक न्यायालयों के अंतर्गत किया जाता है। फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों का यह मुख्य काम है। इसके अलावा फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक कानूनों को लागू करने का कार्य भी करते हैं। फ्रांस के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायालयों को भी दो भागों के अंतर्गत बांटा हुआ है, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। निम्न स्तर पर फ्रांस के अंतर्गत जो प्रशासनिक न्यायालय है उनको प्रादेशिक परिषद कहा जाता है और फ्रांस का जो सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है उनको राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय क्या कहलाता है? राज्य परिषद कहलाता है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान की न्यायपालिका की अगर हम विशेषता को देखें तो फ्रांस में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह अन्य सरकारी पदाधिकारियों की तरह ही होती है। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर की जाती है। तो किस देश की न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर की जाती है? तो उसका सही जो आंसर है वह है फ्रांस की न्यायपालिका। प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद है वो फ्रांस के अंतर्गत फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह करती है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने फ्रांस के संविधान की विशेषताओं, फ्रांस की शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।